किताबें केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होती, वे कल्पना, इतिहास, संस्कृति, दर्शन और नए विचारों के बीच संवाद का भी माध्यम होती हैं। इसी उद्देश्य से बीएचसी इंडिया की बात किताबों की श्रृंखला के माध्यम से विभिन्न विधाओं की पुस्तकों और उनके लेखकों से संवाद करते हैं, ताकि पाठक केवल किसी बुक की स्टोरी ही नहीं, बल्कि उसके पीछे की इमेजिनेशन, रिसर्च, राइटिंग प्रोसेस और थॉट प्रोसेस को भी समझ सके। वर्ल्ड लिटरेचर में लंबे समय से मिस को कॉन्टेम्प्रेरी नैरेटिव्स के रूप में रीइमेजिन करने की एक समृद्ध ट्रेडिशन रही है। चाहे ग्रीक मैथोलॉजी पर आधारित मॉडर्न नॉवेल्स हो या इंडियन मैथोलॉजी से इंस्पायर्ड कॉन्टेम्प्रेरी फिक्शन, आज हम इसी ट्रेडिशन में लिखे गए एक नए मैथोलॉजिकल फैंटेसी नॉवेल आयुध भस्मांग पर्व और इसके ऑथर श्री नीलेश पाठक जी से बातचीत करेंगे। यह उपन्यास इंडियन मैथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, साइंस और मॉडर्न इमेजिनेशन का एक रोचक ब्लेंड प्रस्तुत करता है। तो आइए बिना समय गंवाए इस रोचक बातचीत की शुरुआत करते हैं। नीलेश जी, बात किताबों की श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। और आपने इस बातचीत के लिए हमें समय दिया, इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। नहीं, मैंने क्या समय दिया, धन्यवाद आपको। आपने आयुध को और मुझे इस योग्य समझा, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो इस बातचीत की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपना एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों, हमारे पाठकों के साथ शेयर करें कि आपका कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई और फिर ये लेखन जर्नी के बारे में आप बताएं। जी, मेरा नाम तो जानते हैं ये सभी, बट मैं रहने वाला वैसे इंदौर से हूँ। मेरा जन्म बनारस के पास जौनपुर एक जगह है, वहाँ हुआ है। बाकी मेरी पूरी स्कूलिंग और उसके बाद का पूरा जीवन जो है इंदौर में बीता है। आज भी मैं इंदौर में हूँ और ऑटोमोबाइल में जॉब करता हूँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब करता हूँ। मैं ट्रेनर हूँ, एज अ सेल्स ट्रेनिंग, लोगों को गाड़ियाँ बेचना सिखाता हूँ, कैसे बेची जाती है। और लिखने का शौक़ काफ़ी समय से था, तो उसकी पहली 2015-16 से छोटी छोटी कविताएं वगैरह लिखना, इस तरह की चीज़ें करता था मैं जी। और कोविड के बाद से कुछ प्लान बना कि यार जो मैं छोटा बड़ा लिख रहा हूँ उसको मैं किसी एक नॉवेल फॉर्म में या किसी की कहानी के रूप में लिखूँ। तो आयुध उसका जो है उत्तर है। पहला तो आपने अपने काम, अपने प्रोफेशन के दौरान ही लिखने की भी शुरुआत की। जी। आयुध के बारे में जब हमें पता चला तो पहले तो इस जॉनरा के बारे में व्यक्तिगत तौर पे मैंने कोई लिटरेचर नहीं पढ़ा था, तो पहले था क्या होगा, कैसे होगा। तो लेकिन पढ़ने के बाद शुरू से लेकर अंत तक जब किताब तक मैं पहुंचा तो एक अच्छी खूबसूरत कहानी मेरे सामने थी और जिस खूबसूरती के साथ आपने उसको रिप्रेजेंट किया है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई मूवी मेरे सामने चल रही है, मूवी देख रहा हूँ। ये जो रचना आपकी आई है, हर पुस्तक के जन्म के पीछे कोई ना कोई अनुभव, विचार या जिज्ञासा होती है। आयुध भस्मांग पर्व की कल्पना सबसे पहले आपके मन में कैसे आई और क्या कोई विशेष घटना या प्रश्न इस प्रेरणा के पीछे था, इसके बारे में बताइए। नहीं, आयुध जो है, आपने सही कहा कि इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगा जैसे मूवी चल रही है, कोई स्क्रीन प्ले है, बिकॉज ये फीडबैक मुझे बहुत सारे लोगों द्वारा मिल चुका है। और इस किताब की सबसे खूबसूरत बात ही वही है कि आपको ऐसा लगता नहीं है कि आप कोई किताब पढ़ रहे हो, आपको ऐसा लगता है कोई फिल्म चल रही है और आप उस फिल्म का हिस्सा हैं। पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आउट एंड आउट कोई पौराणिक किताब नहीं है। इसमें हम किसी प्रकार के धर्म के तथ्यों का सत्यापन करने का प्रयास नहीं करते हैं। सनातन धर्म के किरदारों का प्रयोग जो किया गया है या फिर जो भी हमने सनातन धर्म में घटी घटनाओं का इस्तेमाल किया है इसके अंदर, वो कहानी को एक रोचक और रोमांचक दृष्टिकोण देने के लिए किया गया है, ताकि पाठकों को उसमें एंगेजमेंट फील हो। और इससे मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि जो हमारा यूथ है वो आज हमारे धर्म से थोड़ा कहीं ना कहीं कट रहा है। वो उसे लगता है कि ये सब कुछ कोरी कल्पना है। तो मैं कहूँगा कि एक बार इस किताब के माध्यम से थोड़ा उसके मन में एक जिज्ञासा जागे कि वो अपनी किताब हमारे धर्म की ओर थोड़ा सा एक रुख करे और उससे जुड़ने का प्रयास करे। इसको लिखने के पीछे बड़ा कारण ये था कि मैं हॉलीवुड फिल्मों का बहुत शौकीन हूँ। तो जब मैं हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्में देखता था तो मुझे लगता था कि यार इस तरह के जो किरदार लिखे जाते हैं ये वेस्टर्न में क्यों लिखे जाते हैं। जैसे चाइनीज फिल्मों को भी देखोगे आप तो चाइना में भी कई सारे राइटर्स हैं जो इस तरह की कहानियां लिखते हैं और बहुत खूबसूरती से उसको एक्सेप्ट करती है वहाँ की ऑडियंस। बट हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ इस जॉनर में, स्पेसिफिकली माइथोलॉजिकल फिक्शन जॉनर में, आप देखोगे बहुत गिनती के राइटर्स हैं। अगर मैं कहूँ तो आप फिंगर टिप्स पे नाम गिना दोगे, किताबों के नाम गिनाओगे तो 8-10 किताबें मुश्किल से आपको अवेलेबल हो पाएंगी इस किताबों में। तो ये जॉनर बड़ा अनटच्ड लगा था मुझे। मैंने कहा ये जॉनर जो है इसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा लिखना चाहिए जो लगे। तो यही कारण था और इसका प्राइमरी सोर्स था जो मैं
सनातन धर्म की पुस्तकें पढ़ता था, जी तो इस कहानी का जन्म उस चीज को पढ़ कर जो कल्पना मेरे मन में जागती थी, जो मेरे मन में प्रश्न उठते थे कि ऐसा होता तो कैसा होता, ये होता तो क्या होता, जी तो उन्हीं प्रश्नों के कारण जो है ये आयुध की जो पूरी श्रृंखला है उसका निर्माण हुआ है। जी बिल्कुल सही बात कही आपने कि आज हम अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग ट्रेडिशन से हमारा जो जनरेशन है वो स्क्रीन के थ्रू जान रही है, देख रही है। लेकिन हमारा परिवेश है, हम जिस समाज से, जिस सोसाइटी से, जिस संस्कृति से हमारा वास्ता है, उसके बारे में भी जानकारी होना, उससे जुड़े रहना भी आज की ज़रूरत है। जी जैसा आपने कहा कि ये जॉनरा बहुत ज़्यादा लिखा नहीं गया है इस जॉनरा पे, और फॉरेन में तो काफ़ी काम हुआ है, जी। हमें बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। भारत में बहुत कम हुआ है। फॉरेन में जैसे ग्रीक मैथोलॉजी बहुत ज़्यादा दिखती है, चाहे वो हैरी पॉटर, मार्वल, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स के तौर पे आज भारत का बहुत सारा युवा उस चीज़ को जानता है। भारत में हमारे पास जो एक नाम आता है अमीश त्रिपाठी, इन्होंने इस पर काम किया है और उनकी शिवा ट्रायोलॉजी के नाम से किताबें आई हैं। इसमें जो आपकी किताब पढ़ने के बाद जो एक रोचक और एक नई चीज़ जो निकल कर आई, उसके बारे में मैं अब बात करना चाहूँगा। मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि अमीश ने बायोलॉजी, मेडिसिन, सोशियोलॉजी के थ्रू अपनी कहानी को, अपने उसको गढ़ा है। लेकिन आज के दौर में अब जो साइंस जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमें एआई, क्वांटम फिजिक्स, टाइम ट्रैवल भी अब चीज़ें धीरे धीरे लिटरेचर में अब दिख रहा है, और उसी का एग्जांपल आपकी भी किताब है। इसमें साइंस था, एआई था, और ये एक बिल्कुल नया ही इसमें दिखा, एक अलग ही टेस्ट निकल के आ रहा था। तो ये आपने कैसे सोचा है कि आप साइंस को और एआई को भी इस तरह से लिटरेचर और पुरानी ट्रेडिशन के साथ जोड़ करके आप रख रहे हैं सबके सामने? देखिए, अमीश जी एक बहुत बड़े राइटर हैं, आपने उनकी किताबों का नाम लिया है। अमीश जी की किताबें जो होती हैं ना, वो हमारे पौराणिक किरदारों को जो है ना बहुत नेचुरल ढंग से प्रेजेंट करते हैं। उनका एक राइटिंग स्टाइल है जो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसके विपरीत मेरी जो आयुध सीरीज जो है पूरी, इसमें जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो लार्जर देन लाइफ, एक बड़े पर्दे पर बड़े कैरेक्टर्स की तरह दिखाने का प्रयास करता हूँ मैं। थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस हो जाता है। रही बात आपने जो क्वांटम फिजिक्स है इनकी बात करी या एआई की बात करी आपने, तो देखिए ह्यूमन इवोल्यूशन जो है ना वो हम शुरू से बढ़ते आ रहे हैं। तो अगर मैं सेम नैरेटिव पे ही कुछ लिखता तो उस किताब में और उस मेरी किताब में अंतर क्या रह जाता है। आने वाले टाइम में अभी तो ये जो आयुध भस्मांग पर्व की बात करता हूँ मैं, तो भस्मांग पर्व में आपको सिर्फ एक ग्लिम्स मिला हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, या जो सेंटिनल रोबोट्स उन्होंने बनाए हैं, डीएसएफ ने, डिफेंस अगेंस्ट सुपरनेचुरल फोर्सेज, जो हमारी एजेंसी है इंडियन गवर्नमेंट की, जो काल्पनिक एजेंसी है, ये करती क्या है। बट एक्चुअली ये क्या करती है इसके आने वाले भागों में पता चलेगा आपको। जो क्वांटम फिजिक्स की बात करी है आपने, सो ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इसके अगले भाग में मिलने वाली हैं। चाहे क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात करें हम, चाहे वो क्वांटम टनलिंग की बात करें हम, चाहे वो क्वांटम इमॉर्टैलिटी की बात करें, ऑब्जर्वर इफेक्ट की बात करें, तो ऐसी कुछ बहुत सारी जो थ्योरीज हैं जिनको मैं वेदांत से जोड़कर लिखने वाला हूँ, या यूँ कह सकते हैं, हालांकि वो कल्पना रहेगी, मैं उसका फिर अगेन बोल रहा हूँ किसी प्रकार से कोई सत्यापन नहीं करता हूँ। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उपनिषदों को पढ़कर, विज्ञान भैरव तंत्र को पढ़कर, शिव सूत्र को पढ़कर, जो ब्रह्मांड को या कॉस्मोस को देखने का मेरा नजरिया है, उसको मैं इन थ्योरीज से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। सो वो पढ़ने में और मज़ा आएगा। अब रही बात, जैसे आपने कहा कि इनका कितना रेलेवेंस रह जाता है, तो जिस तरह से आज की डेट में एजुकेशन डेवलप हो रहा है ना, या फिर यूथ का जो इंटेलेक्ट डेवलप हो रहा है, जो हमारे युवा हैं, या जो फॉरेन मूवीज़ हैं, फॉरेन जो हॉलीवुड की मूवीज़ हैं, एवेंजर्स वगैरह इस तरह की जो मूवीज़ आती हैं, ये इन चीज़ों पर बहुत फोकस करती हैं, राइट। सो और ऐसा नहीं है कि हम इसमें पिछड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं जो आपको लगेगा कि यार ये तो हमारे यहाँ पहले से कहा गया है। फॉर एग्जांपल साइंस का एक उदाहरण है जो अभी बहुत रिसेंटली थ्योरी बहुत वायरल हुई थी, इसमें कहा कि यार एप्पल इन द बॉक्स की थ्योरी है। तो उन्होंने कहा कि अगर एक सेब को आप किसी बक्से में रख दो और उसको आप टाइट सील्ड कर दो, तो अगले लाखों वर्षों तक वो सेब वहाँ क्या होगा, डिके होने के बाद हर उस चीज़ में ट्रांसफॉर्म होता रहेगा जो वो बन सकता है, कि बिकॉज वो बॉक्स से एनर्जी बाहर नहीं जा रही है ना। तो हो सकता है आज सेब दिख रहा हो, 2 साल के बाद वहाँ केला दिखे, हो सकता है उसके बाद कुछ और दिखे। ये एक साइंस की थ्योरी है, और एक समय ऐसा आएगा लाखों करोड़ों वर्षों के बाद आपको वहाँ सेब दोबारा दिखेगा। ये एक थ्योरी है साइंस की, ये यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, बहुत से लोग इस पर बहुत बड़ी फैसिनेटिंग सी थ्योरी है। तो ये साइंस आज कह रहा है। हमारे दादा नाना बहुत सारी बार हमको, बहुत दादी नानी कहानियों में बोलती थी कि
84 लाख योनियों के बाद मानव जन्म प्राप्त होता है। दैट मीन्स हम इस थ्योरी को बहुत पहले से जानते आए हैं कि हमारे यहाँ जीवन में आपको मनुष्य का जीवन जो है ना बहुत सारी योनियों में ट्रांसफॉर्म होने के बाद मिलेगा। इसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और, ये हमेशा लगा रहेगा, हमेशा बना रहेगा। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हमारे यहाँ कही जा चुकी हैं, राइट। सो वो थ्योरीज को अगर हम ध्यान दें तो वेदांत से जोड़ के देखें या फिर उपनिषदों से जोड़ के देखें तो हमारे क्वांटम साइंस में आज जो बहुत सारी थ्योरीज हैं उनसे रिलेट कर जाती है। ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं आज की डेट में वो वेदांत की तरफ गए हैं, अपने विज्ञान के जब वो चरम पर पहुंचे हैं तो हमेशा वो उपनिषदों की तरफ दौड़े हैं। बहुत सारे लोगों के ऐसे वर्डिक्ट मिलते हैं। आप डेविड हॉफमैन के आप पॉडकास्ट सुनोगे तो जब वो क्वांटम साइंस के ऊपर बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो उपनिषद शंकराचार्य जी के अद्वैत जो सिद्धांत है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो है। अब साइंस के बारे में जैसे वो कहावत है ना, बहुत अच्छा बोलते हैं कि साइंस वो कॉफ़ी का वो कप है जिसके पहले सिप पर आप नास्तिक हो जाते हो, लेकिन जैसे ही वो कॉफ़ी खत्म होती है ईश्वर आपका तले में इंतजार कर रहे होते हैं। तो इसलिए जोड़ना बहुत ज़रूरी था ताकि वो रेलेवेंट रहे, आज के युवा पाठकों को वो चीज़ समझ में आए और उसका एक बोलते हैं ना उसको, उसकी एक क्या बोलूँगा उसको, मैं सही शब्द नहीं मिल रहा है मुझे उसके लिए कि उसका एक कैसे कहूँ, वैल्यू क्या है उसकी। पुरातन और आधुनिकता इनके संगम से ही अगर हम चलें तो ज़्यादा बेटर होता है, राइट। तो ये कारण था। बिल्कुल, जैसा आपने ये कहा भी, और ये पाठक के तौर पे हम सभी को भी समझने की ज़रूरत है। आयुध जिस किताब पर आज हम चर्चा कर रहे हैं ये एक तरह से मैथोलॉजिकल फिक्शन ही है, और इस तथ्य को स्वीकारने के बाद हमें किसी भी तरह से उसके विरोध, मतलब बहुत सारे पाठक ये भ्रम हो जाता है कि हम जो लिखा है उसी को ही सच के तौर पे स्वीकार करने लगते हैं, उसी के आधार पे समर्थन और उसका विरोध भी करने लगते हैं। तो पाठक के तौर पे हम ये समझना होगा कि जिस जॉनरा में, जिस विधा में या जिस पर्पस से जो चीज़ लिखी गई है हम उसे उसी तरह लेंगे तो हम उस किताब के साथ भी न्याय कर पाएंगे। और आपकी बात में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में ज़रूरी है कि हम हमारे, वो किसी भी समय की बात हो, आज की हो या हमारे प्राचीन संस्कृति और कल्चर की बात हो, किसी भी चीज़ का पूरी तरह से अंध विरोध करना उतना ही गलत है, उसका अंध समर्थन करना या अंध समर्थन करना उतना ही गलत है जितना अंध विरोध करना। तो जो हमारी वास्तविक उपलब्धियां रही हैं, हमारी जो हमारे ट्रेडिशन में जो अच्छी चीज़ें रही हैं उसके बारे में भी बात होनी चाहिए, और हमें इस चीज़ को लेकर के क्रिटिकल थिंकर के तौर पे जो चीज़ें खराब है हमें उसके तरफ भी देखते हुए उस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना होगा। इसके साथ मेरा तीसरा सवाल है, आज विश्व भर में मिथकों को नए दृष्टिकोण से लिखने की परंपरा विकसित हो रही है। भारतीय मिथकों को आधुनिक फिक्शन में रूपांतरित करते समय आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? ये बिल्कुल एक तरह से नया काम है और इसमें भी भारत एक आस्थावान देश है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की भावनाएं अपने रिलीजियस टेक्स्ट को लेकर होती हैं। तो क्या आपको कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा उन चीज़ों को लिखते हुए और उसको आज के समय में व्याख्यायित करते हुए इस तरह से? देखो, मुझे कोई चुनौती नहीं मिली, मैं सही बताऊं आपको, क्योंकि मैं शुरू से क्लियर था। मुझे जो पौराणिक कैरेक्टर्स हैं, जो हमारी जो पुरानी कहानियां हैं, भाई जिसको आप मिथ कहते हैं मैं उसको इतिहास मानता हूं। तो हमारी जो ऐतिहासिक किताबें हैं, रामायण, महाभारत, इनसे जो भी रेफरेंसेस लिए हैं, मुझे डे वन से क्लियर था कि इसके अंदर मुझे 1 रुपए का छेड़छाड़ नहीं करनी है। जी, जैसा लिखा गया है वो एज इट इज रहेगा। मेरी कहानी इसके इर्द गिर्द घूमेगी। जी, मुझे इनसे कोई छेड़खानी नहीं करनी थी। तो जब आपको मालूम है, आपका कंसेप्ट क्लियर है कि आपको किसी प्रकार से उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, जैसे आपने किताब पढ़ी, आपको मालूम है मैंने रामायण के जो भी संदर्भ यूज किए हैं उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो या महाभारत से जो भी उसमें टेक्स्ट में किताब में जोड़ा गया है उसमें कहीं से भी उसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं की गई। तो जब इस तरह का रहता है तो आपको क्लियर रहता है कि जब उसमें जब कोई छेड़खानी करी नहीं गई है, कोई बदलाव किया नहीं गया है, तो उस पर किसी प्रकार का प्रश्न उठने का सवाल उठता ही नहीं है। जी, ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं उठे। लोगों ने मुझसे पूछा भी कि आपने लिखा, तो मैंने उनसे प्रश्न किया आपने पढ़ा किताब? तो कहले नहीं, हमने किताब नहीं पढ़ा, लेकिन आपने इसको इस तरह से दिखाया है। तो मैंने कहा आप उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है तो मैं किताब पब्लिश करवाना बंद कर दूंगा, पर आप कहीं पहले उसको पढ़िए तो सही। उसके मतलब, क्योंकि मैं डे वन से क्लियर था, मुझे ये बात चुनौती की नहीं थी। एक हिंदू होने के नाते और एक बिलीवर होने के नाते मेरा डे वन से क्लियर था कि जो लिखा गया है ना वो बहुत सोच समझ के लिखा गया है। हमसे कहीं ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग थे जो ये लिख के गए हैं, है ना। हम उस पर उंगली करने वाले, उठाने वाले या उस पर कोई किसी प्रकार से सवाल जवाब करने वाले, हमारा उतना इंटेलेक्ट है नहीं उसके ऊपर। तो ये मेरा, इसलिए कोई मुझे चैलेंज नहीं महसूस हुआ इसके अंदर। किताब में एक स्टोरी तो चल रही है शुरू से लेके आखिरी तक,
जो पाठक को बांधे भी रखती है अपने साथ। उसमें एक्शन भी है और एक जो सिनेमैटिक पूरा ऐसा बिल्कुल मूवी की तरह एक दिख रहा है कि क्या हो रहा है, आप इमेजिन कर पा रहे हैं, आप एक एक दृश्य को देख पा रहे हैं और विजुअल्स क्रिएट हो रहे हैं देखने पर। तो ये आपको लिखते समय ये जो काबिलियत है, ये इसके पीछे आप श्रेय किस चीज़ को देंगे? मतलब कैसे आपके अंदर वो काबिलियत आई कि आप इस तरह से एक डायरेक्टर की तरह, जैसे डायरेक्टर मूवी इमेजिन करता है, तो आपने इमेजिन कैसे किया ये सारी चीज़ें और कैसे इसको गढ़ा? तो एक्शन लिखना बहुत कठिन था मेरे लिए। एक्शन जो था ना, जी। एक्शन बहुत कठिन, सबसे लास्ट में एक्शन लिखा गया है उसका। अच्छा। क्योंकि एक्शन में क्या होता है ना, वो अब जैसे हम किसी चीज को देख रहे हैं कुछ होते हुए, तो उसको देखना और उसको लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसने उसको मारा तो वो उड़ के गया, तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो बहुत चैलेंजिंग होता है, सही बताऊं आपसे मैं। जी। तो श्रेय तो इस चीज को जाएगा कि जो मैंने बताया ना, मुझे मूवीज देखना बहुत शौक है, या कह लो कि बहुत शौक था एक समय तक। तो कहीं ना कहीं वो उसको मैं उस तरह से देखता था। जी। डायरेक्टर्स वाला तो आपने एक नया एंगल दिया, मुझे अच्छा लगा वो सुन के। हर लेखक कहीं ना कहीं अपने पढ़े हुए साहित्य और देखी हुई दुनिया से प्रभावित होता है, और आपके लिए ऐसे कौन से लेखक, किताबें, कहानियाँ रही जिन्होंने आपके लेखन को प्रभावित किया? मुझे एज अ बुक अगर बोलूँ तो मुझे राग दरबारी बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट बुक है। वो कैरेक्टर्स उसमें जिस तरह से वो लिखा गया है, सो उस किताब की सबसे बड़ी खास बात है ना कि वो आपको दुख नहीं देती, वो आनंद देती है किताब जी। आपको। राग दरबारी अगर जिसने पढ़ी है उसको पता है। तो किताब जैसे और भी बहुत सारी पुस्तकें नाम लेके मतलब नहीं है, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो, अगले 4-5 दिन तक आप उस किताब में ही खोए रहते हो। उसके विपरीत राग दरबारी जो रहती है वो आपको आनंद से भर देती है, आप उसको पढ़ के हंसते हो, गुनगुनाते हो, मज़ा आता है उसको। तो वो किताब मैं कहूँगा लेखनी में मेरे ख्याल से भारत में लिखी सबसे उच्च स्तर किताबों में से एक किताब है वो। तो वो उस किताब से मुझे लिखने की प्रेरणा भी कह सकते हो, या शब्दों का चयन करने का भी जो मुझे एक वो आया ना, उस किताब को पढ़ के आया है। जी। इस जॉनर में अक्षत गुप्ता की तीनों किताबें पढ़िए आप। हिडन हिंदू पढ़िए आप, हिडन हिंदू बहुत अच्छी पुस्तक है। जी। है ना, मेरा और उनका जो जॉनर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि उन्होंने भी जिस तरह से किरदारों को फिक्शनलाइज करके लिखा है वो ऑलमोस्ट सेम है। जी। सो कहानी अलग है मेरी और उनकी पूरी तरह से, बट जॉनर वही है। तो वो उसने मुझे बहुत प्रभावित किया इस जॉनर में आगे बढ़ने के लिए। आपने इस जॉनरा की बात की। भारतीय मैथोलॉजिकल फिक्शन आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, हम देख रहे हैं कि अब काफ़ी अच्छा लिटरेचर इस पे बन रहा है। आपके अनुसार इस जॉनरा की सबसे बड़ी संभावना क्या है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? देखिए, सबसे बड़ी संभावना तो है कि इसके अंदर स्केल बहुत बड़ा है, सिर्फ लिटरेचर तक सीमित नहीं होता है ये, है ना। इसमें क्या है कि फिर वो ग्लोबल स्टेज पर पहुंचना, जैसे आज फॉर एग्जांपल बहुत जल्दी हम रामायण को देखने वाले हैं मूवी, है ना। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी, जैसे नरसिम्हा लास्ट ईयर आई थी, और भी ऐसी बहुत सारी जो मूवीज़ हैं धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रही हैं, जी। है ना। तो ये क्या है ना, इसमें संभावना तो ये है कि हम ग्लोबल स्तर पर इंडियन कल्चर को ले जा सकते हैं बहुत सारे फॉर्मेट्स के थ्रू, सिर्फ बुक्स में ही नहीं, ऑडियो बुक्स हो गई, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, यूट्यूब हो गया, देन उसके बाद फिर बड़े बड़ी मूवीज हो गई। तो भारतीय कल्चर को एक ग्लोबल स्केल पर ले जाना आज की डेट में बहुत सरल हो गया कंपैरेटिवली, अगर हम पिछले 10-15 साल पहले जाते हैं। जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी तो वही है कि बस आप जो एक्चुअल टेक्स्ट है उसमें छेड़खानी ना करें, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। आप उसको कमर्शलाइज करने के लिए अगर उस चीज़ को आप खराब करने का प्रयास करोगे, या कहोगे कि मैं थोड़ा सा इसको तड़का डालने की कोशिश करूँ, मसाला डालने की कोशिश करूँ, तो कृपया ना करें, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 1 मिनट में फेल होगा, क्योंकि जैसे जैसे बोलते हैं ना, जैसे जैसे नॉन बिलीवर बढ़ रहे हैं आज की डेट में, उतनी ही तेजी से बिलीवर भी बढ़ रहे हैं आज की डेट में, है ना। क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मान रहे हैं उस चीज़ को। जी। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जैसे कि आपने बताया था कि भस्मांग पर्व इस सीरीज की पहली किताब है। जी। आगे कौन सी किताबें आने वाली हैं, कितनी किताबें, आप वो भी दर्शकों से साझा करें। ये किताब के बाद अगली किताब में क्या होने वाला है, और उसके बाद आगे की सीरीज किताबों के बारे में भी आप एक संक्षिप्त उसके बारे में। भस्मांग पर्व आयुध की पहली किताब है। इसका अगला भाग है निगस पर्व, जो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर एंड में या नवंबर फर्स्ट वीक में हम लोग ले आएंगे। जी। उसके बाद निगस पर्व के बाद तीसरा भाग जो है वो अगले साल आएगा, जिसका नाम है निगस पर्व प्रवर्तन। चौथा पार्ट है उसका नाम है, फिलहाल जो वर्किंग टाइटल उसका नाम है कोक विकोक, और जो 5वां पार्ट है उसका नाम है महामंथन। तो टोटल 5 पार्ट्स होने वाले हैं इस सीरीज में। अगर मैं भस्मांग पर्व की बात करूं तो ये समझ लीजिए केवल एक इस पूरी सीरीज का जो सेटअप है इसमें कुछ नहीं है, मैं ये कहूँगा। आपने अगर भस्मांग पर्व पढ़ी है तो भस्मांग पर्व में लिटरली कुछ नहीं है। आप समझिए निगस पर्व कंपैरिजन में ये मात्र 10 या 15% है। निगस पर्व
इसके कंपैरिजन में बहुत लार्ज स्केल पे जाने वाली है, जो साइंटिफिकली जाने वाली है। हम क्वांटम फिजिक्स के बहुत सारे फिनोमेना को वेदांतों से जोड़कर दिखाएंगे। अगेन एक्शन बहुत मिलने वाला है, कैरेक्टर्स बहुत सारे आने वाले हैं। सतयुग से कुछ कैरेक्टर्स आएंगे, कुछ कैरेक्टर पाताल से आएंगे, कुछ नागलोक से कैरेक्टर आएंगे। बहुत सारे कैरेक्टर्स बढ़ने वाले हैं इसके अंदर, स्केल बहुत बढ़ने वाला है कहानी का। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए अच्छा है या बुरा, ये भी आपको इसमें पता चल जाएगा। जी जो थिन लाइन है इसके बीच में, ये भी आपको निगस्पर में पता चल जाएगी। जी। तो ये सब चीजें आपको मिलने वाली हैं आगे चल के आयुध सीरीज। इसमें बस क्यूरियोसिटी, बस एक सवाल आया मन में, ये जो 5 किताबें आने वाली हैं, इसका इन पर अभी काम चल रहा है या पूरी तैयार है? मतलब ये क्या प्रोसेस होता है, मैं ये जानना चाहूंगा। मैं तो सही बताऊं ना, जेके रॉलिंग को आप जानते होंगे ना, जिन्होंने आई सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर लिखी है, जो हम ज्यादा गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में जानते हैं हम लोग, है ना। सो आप देखोगे ना, उनकी जब वो आई रही थी ना, तो कभी भी उनका एंड डिसाइडेड नहीं था जी। सो ये कह सकता हूँ कि जो निगस पर्व कंप्लीट है जी। इसका जो अगला भाग है, उसका अगला भाग जो दोनों पार्ट्स हैं जी, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट ये एवर डेवलपमेंट में है। आप समझिए, मैं हर 15 दिन में उस किताब को रिविजिट करता हूँ। अच्छा। और फिर चेंज कर देता हूँ। अच्छा। मुझे फीडबैक्स मिलते हैं कि यार ये चीज़ इसमें बहुत अच्छी लगी थी, तो ठीक है, इसको इस तरह से और बढ़ा देता हूँ मैं। फिर किसी का आता है कि सर ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन में यहाँ कमी थी, एक्सप्लेनेशन बढ़ा देता हूँ मैं। फिर कहते हैं कि सर यहाँ थोड़ा सा इसको ये थोड़ा सा गड़बड़ था, तो मैं उसको चेंज करने का प्रयास करता हूँ। सो कोई अगर ये कहूँ कि मैं 5 किताबें रेडी है, तो ये कहना गलत होगा। जी। क्योंकि ये क्या होगा ना, आयुध की सफलता के बाद निगस पर्व जो है उसमें बहुत परिवर्तन आए हैं। जी। सेम विथ निगस पर्व की सफलता जब होगी, जब किताब आ जाएगी, तो जो लोगों की प्रतिक्रिया आएगी उसके हिसाब से उसका तीसरा पार्ट बहुत बदलेगा। तो एग्जैक्ट ये कह पाना कि किताबें रेडी हैं, ये गलत होगा। तो किताबों पर लगातार काम चल रहा है। किताबें, हाँ ये है कि जो कोर कंसेप्ट है, जो प्रीमाइसेस हमने जो आयुध माइथोवर्स के लिए रेडी किया है, वो सेम है। वो स्ट्रक्चर जो है वो पूरा एज इट इज चलेगा। कैरेक्टर, स्टोरी लाइन, नरेटिव, एक्शन, ये सब परिवर्तन होते रहेंगे समय के अनुसार। जैसे हमें बचपन से हम ये चीज़ जानते समझते हैं कि जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं, वो अच्छाई और बुराई के लड़ाई को दिखाते हैं, उस संघर्ष को दिखाते हैं जिसमें अच्छाई अंततः विजयी होती है। आपकी किताब को पढ़ने में कुछ ऐसे भाव लगे जो एक लेखक के मन में क्या विचार हैं, तो मैं उनको पढ़ना चाहूँगा। आज संवेदनाहीन हो रही इस आधुनिक मानवता से, जो अच्छे बुरे का तर्क त्याग कर मनमाने ढंग से प्रगतिशील होने का ढोंग कर रही है, उससे क्या कहता वो मानवता जो विकृत हो गई, जिसे किसी के दुख, दर्द, हानि, लाभ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अधर्म, बढ़ा हुआ पाप, घिनौने दृश्य, युद्ध, हत्या, औरतों का बलात्कार, संसार की फैली बुराइयां का अनुभव करके वह बहुत दुखी और अत्यंत क्रोधित दोनों हुआ। तो इसमें ये जो साहित्य है और जिस समाज में आप लिख रहे हैं, तो समाज की ऐसी कौन से दृश्य हैं जिनको लग रहा है कि आप उनके कहीं ना कहीं एक तस्वीर आप रखना चाहते हैं लोगों के सामने, या समाज की कौन सी ऐसी बुराइयां हैं जो आपको अंदर से पीड़ा पहुंचाती हैं और आप ऐसा कुछ लिखने के लिए आप प्रेरित हुए? तो आप आज के सामाजिक संदर्भ को आप अपनी नज़र में कैसे देखते हैं, आज हमारा जिस तरह सोसाइटी बन रही है? देखिए, आपने जहाँ शुरुआत करी थी पहला वाला कि वो एक्चुअली मैंने ऐसे लिखा था कि इतिहास पुरुष, जी, मतलब जिसे हम इतिहास समझते हैं, केवल किताबें हैं, या फिर अगर समझो कि हम लिटरेचर के फॉर्म में देखते हैं, अगर वो, मैंने सोचा कि अगर वो जीवंत व्यक्तित्व होता जी, तो वो क्या कहता। जी, वो जो संभवतः द्वापर के अंत तक अवेलेबल था, जिसने वो महाभारत का भीषण नरसंहार देखा है, जी, अगर वो एक जीवित एंटिटी होती तो वो आज जो मानवता है उसको देखकर क्या कहती। जी, तो उसके नैरेटिव में लिखा गया है। रही बात, अगर हम टेक्स्ट को देखें, जैसे रामायण, महाभारत, इन सबको पढ़ते हैं, तो इनका ना बहुत ज़्यादा फोकस जो है ना वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे है, हमारी इमोशनल क्वेश्चन को डेवलप करने पर है। जी, ये कहानियां जो भी हैं, इनके जो भी कैरेक्टर्स थे, इन्होंने जो भी किया है, इनका एकमात्र उद्देश्य था हमारा जो इमोशनल, हम जिस तरह पे भावनात्मक रूप से हम जितने उन्नत हो सकें वो हो। परंतु क्या हो गया ना, इन सबको देखने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी हम समझ नहीं पाते कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी गलत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पर्सपेक्टिव ये कहता है कि यार द्रौपदी का जो साड़ी या उनके साथ जो वस्त्रहरण हुआ था, चीरहरण हुआ था, वो ऐसा हो गया था, वो पेट्रियार्ची थी। मेरा ये मानना है कि ठीक है, वो एक जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, पर उसके पीछे रीजन ये था कि एक स्त्री का अपमान करने से इतना बड़ा महायुद्ध हो गया था, जी, है ना। आज की डेट में ये बहुत कॉमन सा हो गया है। जी, वहां ये दिखाया गया था, वहां सिखाया गया था कि अगर आप गलती से भी एक स्त्री का अपमान करोगे ना, तो इतना बड़ा युद्ध होगा कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन उससे वर्तमान में क्या सीखा गया? कुछ भी नहीं। हम उसको टेक्स्ट मान के, उसे कहानी मानकर, उसको फिक्शन मानकर छोड़ देते हैं, बट उसके पीछे का रीजन क्या है?
जी उसके पीछे का रीजन ये है कि आपको समझाया जाता है कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, इस तरह के कृत्य आपको नरक से भी बुरा दंड देंगे, जी पर हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। राइट। तो इस तरह की तो बहुत सारी विकृतियां जो आज आ चुकी हैं। हम सतयुग या द्वापर या त्रेता की बात करते हैं तो वहां पर मनुष्य जो थे, अगर मैं उसकी बात करता हूँ, तो वो भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हमें फर्क नहीं पड़ता, हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। आज की डेट में बहुत कम लोग मिलेंगे जो पड़ोसी का ख्याल रखना चाहते हैं, यार कोई दिक्कत हो तो समझ लें। वरना आज की डेट में क्या हो गया है, जब तक मेरा फायदा नहीं तब तक मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। जी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है और ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है। ये बताऊं आपको मैं, ये ऐसा नहीं है कि ये पीक पे आ चुका है, ये शुरुआत है अभी। ये ओवर द टाइम इतना बुरा होने वाला है ना। जी अगर आप कल की पुराण पढ़ें तो आप देखिए उसमें लिखा हुआ है कल की में कैसा होने वाला है, किस तरह से चीजें आगे खराब होंगी। और वो कहीं ना कहीं जब उस पुराण को हम पढ़ते हैं या उस तरह की चीजों को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि बहुत सारी चीजें जो उसमें लिखी गई है ना, एग्जैक्टली वैसी नहीं है, बट रिलेट करती हैं जो वहाँ लिखा गया है ना। जी। तो वो बहुत सारी चीजें मैं बोलना नहीं चाहूंगा, यहाँ पर शब्द गलत हो जाएंगे, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ रेप वगैरह की बात करते हैं जी तो वो सब वहाँ मेंशन है कि लोग किस तरह से विकृत होने वाले हैं, उनकी मानसिकता कितनी गंदी होने वाली है। जी। और कहीं ना कहीं हमें दिख जाता है आज की डेट में, जब छोटे छोटे बच्चों के साथ कुकर्म होते हैं और उनका जब हम वीडियोस देखते हैं या फिर उनका समाचार आता है, ये सब क्या है, ये मानसिक विकृतियां तो हैं जो डेवलप हो रही हैं धीरे धीरे। जी तो बहुत ज़रूरी है जो पुरानी किताबें थी उनके मर्म को समझने की, उनके पीछे के जो आशय है जी उसको समझने की। जी बिल्कुल। आज कहीं ना कहीं वैल्यूज़ का, मूल्यों का क्षरण होता हम देख रहे हैं। और बाकी ये समाज के तौर पे हमने बहुत ख़राब कर दिया अपने परिवेश को, अपने पूरे इन्वायरमेंट को। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी पुराने टेक्स्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमारे वैल्यूज़ क्या होने चाहिए और हम एक सोसाइटी के तौर पे, एक मानव समाज के तौर पे किस तरह से बेहतर जीवन जी सकते हैं। करेक्ट। किसी भी कहानी में जो मेन आत्मा उसके पात्र होते हैं, जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं पूरी कहानी को। आपके लिए इस किताब में कौन सा कैरेक्टर सबसे करीब रहा और ज़्यादा आपको इम्पैक्टफुल लगता है? आप ऑब्वियसली भस्मांग पर्व इस किताब का नाम है, तो पूरी किताब भस्मांग, महर्षि भस्मांग के नैरेटिव से लिखी गई है। तो मेरा तो फेवरेट कैरेक्टर जो इसमें थे महर्षि भस्मांग ही थे जी उनका कैरेक्टर बड़ा लेयर्ड है जी है ना। आप देखिए वो ना पॉजिटिव हैं ना नेगेटिव हैं, बेसिकली इस पार्ट में तो वो नेगेटिव हैं इस कैरेक्टर में, अगर हम एक ठीक है। लेकिन उनका जो नैरेटिव है, वो जो चाहते हैं उसके हिसाब से वो पॉजिटिव है। सो वो जो एंटी हीरो वाली जो एक उनकी जो इमेज है, वो मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है उनका ही है। इसके अलावा शिवाय मेरा कैरेक्टर है जो अभी डेवलप हो रहा है, अभी वो बढ़ रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा शक्तियाँ उसको नहीं मिली हुई हैं, उसको अपने बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। सर्वज्ञ के साथ में वो रह रहा है, महर्षि के साथ में, फिर डीएसएफ के साथ जुड़ता है वो। तो अभी वो है ना, वो डेवलप हो रहा है। आगे चल के मुख्य नायक शिवाय होने वाला है, तो ऑब्वियसली शिवाय जो है वो पूरी तरह से डेवलप होगा आने वाली कहानियों में। पर भस्मांग मुझे लगता है कि मेरे सदा फेवरेट रहेंगे, बिकॉज वो क्या है ना, वो प्रकृति के नियम को मानते हैं। प्रकृति अच्छे या बुरे में भेद नहीं करती है, उनका मानना वो ऐसा है। वो जो चीज़ें गलत हैं उसको गलत बताते हैं, जो चीज़ें सही है सही बताते हैं। वो बीच की थिन लाइनर नहीं करते हैं कि यार एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है, वैसा नहीं है। अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। तो भस्मांग मेरे फेवरेट कैरेक्टर है। मुझे लगता है इस पूरी सीरीज के मेरे फेवरेट कैरेक्टर होने वाले हैं। जी। आज की युवा पाठक मार्वल, एनिमे, फैंटेसी, गेमिंग की दुनिया से प्रभावित है। आज की जो यंग जनरेशन है हमारी, क्या आपको लगता है कि भारतीय मिथकों को आधुनिक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से प्रस्तुत करना युवाओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है? 100% है, बिल्कुल। आप देखो ना, महाअवतार नरसिम्हा जो लास्ट ईयर एनिमेटेड मूवी आई थी, वो सक्सेसफुल भी रही, हिट भी रही, और लोगों ने बहुत पसंद भी किया उसको, जी, है ना। और बहुत सारे युवा ऐसे थे जिनको भक्त प्रहलाद की स्टोरी के बारे में पता नहीं था। हिरण्यकश्यप कौन थे नहीं पता, हिरणाक्ष कौन थे, भूदेवी क्या थी, और वराह अवतार कैसे हुआ था, नरसिम्हा अवतार कैसे हुआ था, इन सब के विषय में जानकारी कहाँ से मिली। वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस तरह की चीजें। मैंने जैसे आपने पहला प्रश्न किया था ना कि संभावनाएं क्या दिखती हैं आपको, तो ये संभावनाओं का एक स्वरूप है। इस तरह की चीजें ना बहुत ज्यादा हमारे कल्चर को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट कर सकती है, तो संभावनाएं बहुत हैं इसमें। तो इसी से जुड़ा सवाल, आपके अनुसार भारतीय मैथोलॉजिकल फैंटेसी का भविष्य क्या है, और क्या हमारे यहाँ भी ऐसा साहित्यिक यूनिवर्स विकसित हो सकता है जिसकी पहचान विश्व स्तर पर हो? 100% हो सकता है, बिल्कुल है ही हमारे यहाँ। रामायण, महाभारत, इसके बारे में आप देखो यूट्यूब पे लोग बात करते हैं, बड़े बड़े हॉलीवुड के डायरेक्टर्स बात करते हैं। जी। जस्टिस लीग के डायरेक्टर, उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था महाभारत इज द बिगेस्ट एपिक, उन्होंने अपने मुंह से बोला हुआ है ये, है ना। विल स्मिथ हो गए हॉलीवुड के स्टार, वो महाभारत को सबसे बड़ा एपिक मानते हैं। सो हमारी ऑलरेडी है। जी।
बस उसको एक्नॉलेज करने की जरूरत है। हमें दबाया गया है और हमने खुद उसको कहीं ना कहीं स्वीकारा नहीं, हमारी गलती रही है ये, जी है ना। आज हम जब विदेश, अब जैसे ओडिसी एग्जांपल के तौर पे भी नॉलन की मूवी आई ओडिसी, जी है ना, ट्रॉय युद्ध के बारे में, है ना। तो उसको एक इस तरह से लिया था, ग्रैंड स्केल पे स्पेक्टेकुलर के तौर पे लिया जाता है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीजें हमारे इसमें, हमारे पुराणों में लिखी गई हैं। जी तो अगर इस तरह का अवसर मिलता है कि कोई सिनेमाई ढंग से इसको, सिनेमैटिक वे में इसको दिखाएगा, प्रेजेंट करेगा, तो ये सब कुछ बहुत छोटा हो जाएगा, बता रहा हूँ आपको मैं। जी महाभारत से बड़ा मुझे लगता नहीं कि पूरे, चाहे हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड, कहीं भी हो, महाभारत से बड़ी मूवी या महाभारत से बड़ा स्केल जी कोई बना सकता है। जी बिल्कुल, मतलब भारत में लिटरेचर की बिल्कुल भी कमी नहीं है, जो हमारा खुद का है। एक समृद्ध परंपरा रही है भारत के संस्कृति में, लेकिन कहीं न कहीं हम उसे सही तरीके से या जिस तरीके से हमें पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहिए था, मूवीज़ के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू, आज के आधुनिक लिटरेचर के थ्रू, शायद उसमें कहीं न कहीं कोई कमी रह गई। कमी तो नहीं कहूंगा मैं, वो टाइम नहीं आया। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम भी है, समझाऊं आपको थोड़ी सी मैं। हमें क्या होता है ना, जब हमें कोई चीज़ अंग्रेजी में मिलती है तो हमें बड़ी अच्छी लगती है वो। ये सच्चाई है। जी अगर कोई चीज़, कोई व्यक्ति अंग्रेजी में बोलता है ना, तो हमें लगता है कि बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड है। लेकिन अगर कोई बात हिंदी में करेगा तो कहेगा कोई गांव से आया व्यक्ति लग रहा है मुझे, ये गंवार टाइप का है। मैं बता रहा हूँ आपको, जी बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी होगा ना तो उसकी वैल्यू, आज भारत में रह रहे हैं, है ना, फिल्मों की बात करते हैं, फिल्मों, सारी फिल्में हिंदी में बन रही हैं। आप एक्टर से बात करने जाओ, अंग्रेजी में बात करते हैं। क्यों बात करते हैं अंग्रेजी में? जी समस्या मुझे उसकी नहीं है, जानकारी बिल्कुल होना चाहिए, उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। बट आपने खुद उस चीज का स्केल डाउन कर दिया ना। और सेम हम एज एन ऑडियंस, हम कंज्यूमर की बात करते हैं। हमारा कंज्यूमर माइंडसेट ऐसा है कि हमें कोई चीज अगर ऐसी होगी ना, आज छोटी छोटी दुकानों के नाम इस तरह से रखे जाते हैं, पूछो मत। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है। कह सकते हो आप, हो गया है वो। तो कोई चीज अंग्रेजी में दिखती है ना, कोई अंग्रेज बैठा हुआ बोल रहा है, मैं कह रहा हूँ ना, क्रिस्टोफर नॉलन ने नाम लेता हूँ अभी, एलन मस्क का नाम लेता हूँ मैं। जी एलन मस्क कोई चिप्स बना रहे हैं, किसी को मालूम होगा, अभी कोई टेरा की चिप्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं वो। तो उनसे एक इंटरव्यू में, उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि जो चिप्स बन रही है इनसे सबसे पहला प्रश्न क्या करोगे आप। तो उन्होंने कहा कि पहले सबसे पहला प्रश्न पूछूंगा कि इस स्टिमुलेशन के बाहर क्या है। जी ये एलन मस्क ने कहा। अब लोग है ना बड़े वो हो गए, एक्साइटेड हो गए, अरे एलन मस्क ने बोला कि ये सब कुछ माया है, सब कुछ माया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था? यही तो कहा था कि जो सब कुछ देख रहा है सब माया है। तो एलन मस्क बोल रहा है तो हम उसको बोल रहे हैं, लेकिन भगवत गीता में लिखा हुआ है तो हमारे लिए वो प्रिमिटिव है, जी हम उसको नहीं मान रहे। आज हम देखते हैं कि आज जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए भी लोग बहुत मुखरता से बात करते हैं कि क्रिटिकली थिंकिंग हमें करनी है। और आज की यंग जनरेशन भी क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज करती है। और इसी के साथ जो लोग धार्मिक नहीं है, उनको आपकी किताब क्यों पढ़ना चाहिए और पढ़कर उनको क्या हासिल होगा, आप उस पक्ष में भी बताइए। जी देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब मैं तो समझा नहीं कभी इस चीज़ को, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। हमारी ह्यूमन इवोल्यूशन का आधार जो रहा है वो कल्पना रही जी है ना। एक कल्पना, एक विद्रोह। तो कल्पना, हमने जो कुछ बनाया है आज वो एक कल्पना के आधार पर बनाया है। सबसे पहले उसकी कल्पना की गई थी, जी है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आज से 600 साल पहले, 800 साल पहले अगर कोई कहता कि हम 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एरोप्लेन में उड़ेंगे, जी तो उस समय वहां के जो क्रिटिकल थिंकर्स थे क्या बोलते हैं? जी सिरे से नकार देते ना कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट। तो क्रिटिकल थिंकिंग जैसा मुझे लगता नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, देखो हमारा, आपको समझना पड़ेगा इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी दोनों में डिफरेंस क्या है। इंडियन फिलोसफी जो है वो अनुभव के बेस पर चलती है, जी एक्सपीरियंस के बेस पर चलती है कि मैं, ये खाना बढ़िया है ना, मैं टेस्ट करके बताता हूँ, मैं एक्सपीरियंस करता हूँ कैसा है, राइट। ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, ये मीठी है या खट्टी है। हमारा जो कोर फिलोसफी रही है वो एक्सपीरियंस करने पर रही है, स्वयं अनुभव करिए, आप स्वयं अनुभव करिए फिर बताइए। वेस्टर्न फिलोसफी तर्क पे चलती है ना, फैक्ट्स पर चलती है। जी तर्क दोस्त, मुझे लगता है तर्क जो है ना टेम्पररी होते हैं, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, है ना। यहाँ पर खुले में बैठना हमारा तर्क है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लगेगी। जी ये तर्क बदल जाएगा अगर यहाँ बारिश चालू हो जाएगी।
राइट। एक्सपीरियंस बताता है आपको चीज़ों का। हमारे यहाँ इसलिए क्योंकि मेरा आपसे मिलने का अनुभव एक बार, पहली बार जो अनुभव है, ये पहला अनुभव सदा के लिए एज इट इज रहेगा, अनुभव नहीं बदलता है। जी ये अनुभव कभी नहीं बदलेगा। अगली बार मिलेंगे शायद इससे बेहतर अनुभव हो या इससे बुरा अनुभव हो, लेकिन ये वाला नहीं रहेगा। जी तो मुझे लगता है ना कि आपको थोड़ा सा ना अपनी किताबों को थोड़ा सा एनालाइज करके पढ़ने की ज़रूरत है। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, जी पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बायस्ड ओपिनियन लेके चलें। जी हमारे साथ प्रॉब्लम कहाँ हो रही है ना आज की डेट में कि क्रिटिकल थिंकिंग का नाम लेकर हम बायस्ड ओपिनियन लेके चल रहे हैं। जी हम किसी चीज़ को पकड़ लेते नहीं, यार ये तो गलत है, ये तो लिखा हुआ है। आप उसको पढ़ने के समझने का तो प्रयास करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और व्यक्तिगत तौर पे हमारी भी यही समझ है, जो चीज़ आपने कही भी, हाँ, कि अगर हम कुछ बिना खाए, बिना देखे, बिना अनुभव किए किसी चीज़ को मान रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। हाँ, और ये होना भी चाहिए, जिस चीज़ को ना तो हमने देखा, ना चखा, ना उसको समझा, तो उसके बारे में कोई जजमेंट पहले से बनाना बिल्कुल गलत बिल्कुल है। गलत है। और हमें लगता है कि इस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूरी है कि आप बिना किसी चीज़ को परखें, आप उसके बारे में कोई धारणा ना करेक्ट। बनाएँ। आप उसको पहले समझें, उसे देखें, उसे पढ़ें, उसके बाद फिर आप उसके बारे में जो भी अपनी चीज़ें, अपनी धारणा बनाएँ, तो वो लॉजिकल लग सकती है। हाँ, हाँ, लेकिन इसमें मेरा सवाल अभी भी वही है जो मैंने पूछा, कि अगर कोई मान लीजिए, किसी को किसी रिलीजन में विश्वास नहीं है, धार्मिक टेक्स्ट में विश्वास नहीं है, लेकिन आपकी किताब को एज़ अ लिटरेचर वो पढ़ना चाहता है, हुँ। तो आपको क्या लगता है उसे क्यों पढ़ना चाहिए? देखो, मैं अगेन शुरुआत से मैंने सबसे पहले जो शुरुआत की थी इस इंटरव्यू के पहले या पॉडकास्ट के पहले मैंने ये कहा था कि ये किताब कोई पौराणिक किताब नहीं है जी, और ना ही हम किसी धार्मिक फैक्ट को यहाँ पर प्रूव करने की, तथ्य को प्रूव करने का प्रयास कर रहे जी, हैं। अगर आप एक नॉन बिलीवर हैं तो ये किताब आपको कल्पना के तौर पर पढ़ना चाहिए। अगर आप हैरी पॉटर, एवेंजर्स और जस्टिस लीग, सुपरमैन, आयरन मैन इस तरह की जी, चीज़ों को पसंद करते हो, आपको ऐसी चीज़ें देखने में मज़ा आता है, तो ये पुस्तक आपके लिए है। जो बिलीवर हैं उनको इसलिए पढ़ना चाहिए कि वो समझें कि क्या दृष्टिकोण रहता है एक जी, लेखक का हमारे लिटरेचर को लेकर, है ना। जी, साथ ही साथ मैंने बताया ना कि आपको एक एक्साइटमेंट मिलेगा, आपको एक सिनेमैटिक फील मिलेगा, जी, आपको एक मूवी मिलेगी। अगर आपने हिडन हिंदू पढ़ी है, अगर उस तरह की किताबें पढ़ना आपको पसंद है, अमीश त्रिपाठी की किताबें आपको जी, पढ़ना पसंद है, तो ये किताब आपके लिए है। जी। बिल्कुल, मतलब आप भले ही आप अ, विश्वास करते हो चाहे ना करते हो, तब भी मेरा भी मानना है कि सभी को ये किताब ज़रूर एक बार पढ़नी चाहिए। करेक्ट। और ये आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। किताब लिखना अपने आप में मुश्किल होता है, लेकिन आप कोई ऐसे जॉनरा पे काम कर रहे हों और जो बहुत ही ज़िम्मेदारी का काम हो, तो बहुत परिश्रम से ऐसा कुछ निकल कर आता है, इतना आसान तो नहीं होता। और इसमें आपकी मेहनत, आपका अथक परिश्रम लगा होगा, तब जाकर के ये किताब आई है। और आगे भी जो किताबें आने वाली हैं, उसका भी हम लोगों को इंतज़ार रहेगा। मैं कुछ सवाल बचे हैं, वो मैं आपसे जी, जी। लेना चाहूँगा तुरंत। जो युवा लेखक भारतीय इतिहास, मिथकों या फैंटेसी पर लिखना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? पढ़िए पहले, बिना पढ़े मत लिखिए, नहीं तो गलती हो जाएगी। शुरुआत करिए रामायण से, महाभारत से। अगर आप फीमेल ओरिएंटेड स्टोरी लिखना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती पढ़िए। जी, आपको महिलाओं को लेकर कितना गौरवशाली दृष्टिकोण था सनातन धर्म में, वो आपको वहाँ पता चलता है। और उसके बाद उपनिषद पढ़िए। अगर आप साइंस फिक्शन में जाना चाहते हैं, इस तरह कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो उपनिषद अवश्य पढ़िए आप। जी, यहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको फिर लिखना सरल हो जाएगा। और एटलीस्ट कम से कम आप रेफरेंस तो लेते रहिए। कुछ लिख रहे हैं ना, तो तलाशते रहिए ऐसा कुछ है क्या, जी, तो आप बेहतर कर पाओगे। बिना पढ़े अगर आप सोचो सनातन पे लिख दो या हमारे किसी पौराणिक कैरेक्टर पे लिख दो, तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। उसमें संभावना है आपसे गलती होने की, आप किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी में फंस सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के लिखिए, पढ़ कर लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये बातचीत आपने सुनी। अ, हमारे साथ नीलेश जी हैं, और हम बात कर रहे थे आयुध बुक, जिसका भस्मांग पर्व पहली किताब है ये। आगे भी 4 किताबें और आने वाली जी, हैं। और बहुत अच्छी बातचीत रही, हमने बहुत कुछ समझा। और हमारे लिए जो ज़रूरी होता है बीएचसी इंडिया में, कि अ, हम किताब के बारे में तो बात करें, लेकिन कोई किताब लिखी कैसे जा रही है, जो दिमाग, जो बुद्धि उसका क्रिएशन कर रही है, आखिर वो कैसी है, वो व्यक्ति, वो इंसान कैसे सोचता है और कैसे चीज़ों को देखता है, हमें इस बारे में भी जानना होता है। तो इसी तरह हमने आपसे वो चीज़ें जानने की कोशिश की। उम्मीद है आपको भी ये बातचीत अच्छी लगी होगी, हमें भी बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा। और इसके लिए और हमारे दर्शकों को भी इस बातचीत से बहुत कुछ जानने सीखने के लिए मिलेगा।
और आपकी अगली किताब का भी इंतजार रहेगा और हमारी पूरी टीम की तरफ से इस किताब के लिए और आपके लेखन की यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और फिर से एक बार आप यहाँ पर आए और आपने समय दिया और इस बातचीत का हिस्सा बने, इसके लिए भी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू।